मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने यहाँ तक कर लिया था इसको, और यहाँ पर ये जो दोनों परिपथ हैं जो प्रतिरोध लगे हैं स्मॉल आर और एक्स, ये समांतर क्रम में है ये दोनों, और इनके समांतर क्रम के साथ में ये जो स्मॉल आर की श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। ये स्मॉल आर और एक्स का समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है, और ये श्रेणी क्रम है इसके साथ में, इसलिए समांतर क्रम के तुल्य प्रतिरोध के साथ में इस स्मॉल आर को जोड़ दिया। लघुत्तम ले लिया आर प्लस एक्स, स्मॉल आर प्लस एक्स प्लस आर एक्स, इसको सॉल्व कर लिया, कर सकते हैं लघुत्तम लेके, और इसको इस प्रकार से वज्र गुणा कर दिया, इस x से इस r और प्लस x को गुणा कर दिया तो यह जाएगा rx प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर rx प्लस rx। एक rx से एक rx कट जाएगा, इधर से भी इसको खोल दिया, r स्क्वायर आ गया, ये rx आ गया, ये rx है, एक से एक rx कट जाएगा, तो ये हमारे पास में एक समीकरण बन जाएगी, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस आर स्क्वायर बराबर 0, जिसमें आर कोई संख्या है, स्मॉल आर का मान जो है वो कोई एक संख्यात्मक मान है। तो यहाँ से अपन एक्स का मान पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है ए और बी के मध्य, और जिसको अपन ने क्या माना था, एक्स माना था। ए में बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध हमने क्या माना था, एक्स, और इसी एक्स का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस समीकरण का हल अपन ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास में फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सूत्र होता है ना ये, तो ये माइनस बी का मान कितना है, देखो यहाँ पे बी का मान है माइनस आर, सी का मान है आर स्क्वायर, और ए का मान है 1। तो यहाँ पर माइनस ये बी का मान लगा दिया, प्लस माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 था, सी का मान माइनस आर स्क्वायर था, तीसरे पद में माइनस का पद था बीच में, और बटे 2a, 2 गुना 1, a का मान 1 था। तो यहाँ से ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, r ये प्लस माइनस अंडर रूट, ये स्क्वायर है इसलिए ये माइनस प्लस बन जाएगा, और ये प्लस का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा। देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये माइनस आर का होल स्क्वायर है और ये माइनस आर का स्क्वायर है, इन दोनों में अंतर है। आप पूछोगे, आप कहोगे कि यहाँ ये तो माइनस था वो प्लस का बन गया, लेकिन ये वाला माइनस प्लस का कैसे नहीं बना, तो ये माइनस के साथ होल स्क्वायर पे है, माइनस का भी स्क्वायर लगा हुआ है, जबकि यहाँ माइनस के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा हुआ। इसका मतलब है माइनस आर गुणा माइनस आर, ठीक है, और इसका मतलब है माइनस आर गुणा आर, समझ गए ना। तो इसमें माइनस 1 बार आएगा और इसमें माइनस 2 बार आएगा, जिससे कि प्लस बन जाएगा, और ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा। आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर क्या बन जाएगा, 5r स्क्वायर। 5r स्क्वायर में से r बाहर ले लो, अंडर रूट में से बाहर आ जाएगा, और यहाँ इन दोनों में से r को फिर कॉमन ले लो, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2r। प्रतिरोध का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो हम यहाँ पर प्लस वाला मान लेंगे, क्योंकि अंडर रूट 5 का मान कितना हो, 2.235 ऐसे कुछ समथिंग होता है, तो 2.2 के लगभग होता है, इसलिए ये संख्या जो है माइनस में नहीं होगी, प्लस में होगी, तो ये प्लस वाला मान यहाँ पर आपको लेना है। तो ए में बी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा वो होगा 1 अंडर रूट 5/2 स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ इसका हमें आंसर मिला। अब हमारे पास में अगला जो क्वेश्चन है उसमें सीधे सीधे आपको 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, 1 ओम 2 ओम 3, ठीक है, और वो श्रेणी क्रम में संयोजित है। 3 प्रतिरोध तार है जो कि श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान
इनको सीधे सीधे जोड़ना है तो 1 + 2 + 3 कितने जाएंगे 6। तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ गया 6। वोल्टता कितनी दे रखी है 12। तो यहाँ आप धारा निकाल सकते हो। धारा का मान कितना आएगा I बराबर होता है E/R। E का मतलब यहाँ वोल्टता से है, वोल्टता दे रखी है E/R। E का मान कितना है 12 वोल्ट। देखो 12 वोल्ट की बैटरी से चार्ज है तो E का मान आ जाएगा 12। R कितना है 6, भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 2 एम्पियर। ठीक है। अतः परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर 12/6 का 2 एम्पियर। यहाँ पे R1 का मान 1 ओम, R2 का मान 2 ओम, R3 का मान 3 ओम। तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 + R2 + R3 जोड़ देंगे तीनों को एक साथ 6 ओम आ जाएगा। ठीक है। अब हमें विभवांतर देखना है। प्रत्येक तार के सिरों पर विभवांतर कितना है, V1 कितना है, V2 कितना है, V3। उसके लिए हमें धारा I पता है और R पता है तो हम V पता कर सकते हैं। श्रेणीक्रम संयोजन में हमने पढ़ा था V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3 पढ़ा था ना। तो यहाँ से I का मान कितना है 2। ठीक है। और R1 का मान कितना है 1। ये R1 पहला प्रतिरोध। ठीक है। ये 1। दूसरे के लिए R2 का मान 2। R2 का मान 2 है, धारा का मान 2 है तो ये कितना जाएगा 4 वोल्ट। I का मान 2, R3 का मान कितना है 3, 6 वोल्ट। ठीक है। इन तीनों का जो योग है वो किसके बराबर आना चाहिए 12 के बराबर। टोटल 12 है। 12 को ही 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है। पहला तार है उसके सिरों पर 2 वोल्ट का होगी क्योंकि उसका प्रतिरोध कम है। दूसरा तार है उसका प्रतिरोध कुछ ज़्यादा है तो उसके सिरों पर वोल्टता भी ज़्यादा होगी। तीसरा तार उसका प्रतिरोध और ज़्यादा है तो उसके सिरों पर भी वोल्टता और ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से, लेकिन तीनों का जो योग है वो 12 ही होना चाहिए क्योंकि बैटरी 12 वोल्ट की जुड़ी है। उससे ज़्यादा तो वो दे ही नहीं सकता, 12 से ज़्यादा तो वो दे ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो ना तो कम होना चाहिए ना ज़्यादा। और इसका योग आप आंसर का मिलान यहीं पर कर सकते हैं, आंसर सही आ रही है गलत। अगला प्रश्न, कमरे के तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। प्रतिरोध दे रखा है R1 बराबर 100 ओम, T1 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहा है यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो ताप क्या होगा। R2 का मान 117 ओम दे रखा है तो T2 का मान ज्ञात करना। ठीक है। हमें R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, T1 दे रखा है और अल्फा दे रखा है। ताप गुणांक दे रखा है अल्फा। तो इसमें संबंध हमने पढ़ा था, रो वाला संबंध भी पढ़ा था हमने और R वाला संबंध भी पढ़ा था। और मैंने ये भी कहा था कि ये संबंध हमने 11वीं क्लास में लंबाई के लिए पढ़ा था। वहाँ ये भी बात मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर L को आपको केवल रिप्लेस करना है, R लाना है। L की जगह आपको R लाना है प्रतिरोध के लिए। ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या था, ये था R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा अंडर रूट डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1। ठीक है। तो यहाँ से हम मान याद कर सकते हैं डेल्टा टी का, क्योंकि T2 याद करना है ना, हमें T2 याद करना है तो हम डेल्टा टी आएगी। तो R2 माइनस R1 इसको सोल्व कर लेंगे। इसको पहले खोल दो, R1 यहाँ गुना कर दो, इस R1 को यहाँ भी गुना कर दो, फिर इस R1 का इधर पक्षांतर में कर दो तो R1 माइनस R2 हो जाएगा ना। इसको पूरा बताने की शायद आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए R2 बराबर R1 प्लस अल्फा R1 डेल्टा टी। ठीक है। और यहाँ से आप लिख सकते हो R2 माइनस R1
बराबर अल्फा R1 डेल्टा टी। यहाँ से डेल्टा टी का मान ज्ञात करने के लिए इसका भाग लगा दो, अल्फा R1 का इधर भाग लगा देंगे नीचे से। यहाँ देखिए डेल्टा टी ज्ञात करने के लिए R2 माइनस R1 और R1 गुणा अल्फा, ये R1 अल्फा का इधर भाग लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में डेल्टा टी का सूत्र आ जाएगा। ये डेल्टा टी का फॉर्मूला आ जाएगा, अल्फा R1 का इधर भाग लगा देगा। ठीक है, ये बन है। तो यहाँ पर अल्फा बराबर भी निकाल सकते हैं। अगर हमें अल्फा बराबर निकालना हो तो R1 डेल्टा टी का भाग लगा दो, डेल्टा टी का मान लगाना हो तो हमें अल्फा R1 का मान लगाना होगा। इस प्रकार से ये दोनों फॉर्मूला आ जाएंगे इस सूत्र के माध्यम से। ये पीछे सूत्र आया हुआ है। ठीक है, तो देखो R1 का मान कितना 117, R1 का मान देखो 117 दे रखे, सॉरी R2 का मान, R1 का मान कितना दे रखे 100। ठीक है, और अपॉन में R1 का मान 100 गुणा अल्फा का मान कितना दे रखे हैं, ये 1.70 गुणा 10⁻⁻⁴। तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 17/170 गुणा ये, और ये कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1000 डिग्री सेल्सियस। ये 1000 डिग्री सेल्सियस के ताप में अंतर है। ठीक है, डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1 बराबर 1000 है। ये T1 का मान कितना दे रखा है 27, इस T1 को उधर ले जाओ तो 27 इसमें जोड़ दो, 1027 आ जाएगा। ठीक है, 15 मीटर लंबे एल का मान कितना है 15 मीटर, 6.0 गुणा 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर में प्रस्थ काट वाले एक क्षेत्रफल दे रखा है, मीटर स्क्वायर है ना। प्रतिरोध दे रखा है 5 ओम, R बराबर कितना दे रखा है 5 ओम। प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, सीधा फॉर्मूला है R बराबर गुणिले अपॉन A है ना, R बराबर रो N अपॉन A, यहाँ से रो निकाल लो तो रो बराबर हो जाएगा RA/N। ठीक है, R का मान दे रखा है 5, A का मान दे रखा है 6 गुणा 10⁻⁻7 बटे L का मान दे रखा है 15। इसको काट दो, आसानी से कट जाएगा, ले जाएगा। छोटा सा सवाल है, 1 नंबर का सवाल है, परीक्षा में आएगा तो 1 नंबर में आएगा। ठीक है, छोटा सा सीधा सीधा न्यूमेरिकल के उस पर सूत्र के पर आधारित है ये। 7वां प्रश्न है, एक तांबे का तार जिसका काट क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा मीटर में, 1 मिलीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10⁻³ से गुणा करोगे, और यहाँ मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर तो क्या देगा 10⁻³ गुणा 10⁻³ मिलीमीटर स्क्वायर है ना। तो मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि मिलीमीटर गुणा मिलीमीटर है ना, और 1 मिलीमीटर को चेंज करोगे तो 10⁻³ लाओगे, दूसरे मिलीमीटर को चेंज करोगे तो 1 10⁻³ और लाओगे। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। और इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो गई 0.5 एम्पीयर की धारा, आई बराबर कितना है 0.5 एम्पीयर। यदि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, स्मॉल n के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये अपन ने पढ़ा था पीछे जब अपन ने अफवाह वेग पढ़ा था, याद होगा, ये अफवाह वेग ही पूछा है इसमें। देखो इलेक्ट्रॉनों का अफवाह वेग याद कीजिए, इसका सीधा फॉर्मूला है आपको अगर याद है तो। धारा दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, n दे रखा है, आपको वी डी याद करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सीधा सूत्र दे रखा है इसका। आई बराबर अपन ने पढ़ा था VD/NAE। तो n जो है, n देखो कितना दे रखा है 8.5 गुणा 10⁻22 प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को भी आपको बदलना होगा इसमें मीटर में, और ये सेंटीमीटर क्यूब बट्टे में है, मतलब 8.5 गुणा 10⁻22 बटे सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब बटे में है तो मीटर को चेंज करने के लिए
सेंटीमीटर 3 बार है तो मीटर भी आप 3 बार बदलोगे, 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2, 3 बार करोगे और वो बटे में करोगे तो बटे में 10 की घात -2, 10 की घात -2, 10 की घात -2, 10 की घात -6 आ जाएगा। 10 की घात -6 को आप ऊपर ले आओ तो +6 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 10 की घात 22 तो पहले से ही है और 10 की घात 6 और आ जाएगा तो कितना जाएगा 28 हो जाएगा। ये देखो 10 की घात 6 कैसे है, सेंटीमीटर बटे में है ना, तो बटे में तो हम बटे में लिखेंगे 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2। ये मैंने आपको बता रखा है, सेंटीमीटर को मीटर में जब बदलते हैं तो 10 की घात -2 से गुणा करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये 10 की घात 6 आ गया, ये 28 है। VD का सीधा सूत्र है I/N/AE। I का मान 0.5, ये N का मान, ये A का मान और ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। तो सभी मान आप रख के कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 3.7 गुणा 10 की घात -5 मीटर प्रति सेकंड। वेग का मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड। अगला जो न्यूमेरिकल है वो वाला सूत्र भी अपन पढ़ चुके हैं, ये सेम सूत्र है वही। किसी ताप पर तांबे के एक तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध का दोगुना हो जाएगा। क्या दे रखा है, किस ताप पर, हमें वो ताप याद करना है, मतलब T2 मान इसका। ठीक है ना, किस ताप पर तांबे के तार, तांबे का तार है का एक तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री ताप के प्रतिरोध का दोगुना हो जाएगा। मतलब RT का जो मान है वो R0 वाले मान का दोगुना है। ठीक है ना, देखो RT किसी ताप पर प्रतिरोध 0 डिग्री ताप के प्रतिरोध का दोगुना, तो ये आएगा। अल्फा का मान हमें दे रखा है 4 गुणा 10 की घात -3। ठीक है, तो अल्फा बराबर R2 - R0 अपन लेते हैं ना, R2 - R1। अभी पीछे न्यूमेरिकल किया था, R2 - R1 बटे R1 गुणा डेल्टा T, यह है वो सेम है। यहाँ पर केवल T क्यों लिया, डेल्टा T की बजाय केवल T क्यों लिया, क्योंकि A का मान 0 है तो T2 में से 0 घटाएंगे तो T2 ही आएगा, तो यहाँ डायरेक्ट T लिख दिया। ठीक है ना, अंतर नहीं लिखा क्योंकि 0 पहला ताप 0 दे रखा है इसलिए। यहाँ आप T निकाल सकते हैं। RT का मान कितना दे रखा है, 2R0, 2R0 बोल सकते हैं इसको, 2R0 - R0 बटे अल्फा R0। यहाँ से 2R0 - R0, 2R में से R हटाएंगे तो 1 R बचेगा, R से R कट जाएगा तो 1/अल्फा, 1/अल्फा। अल्फा का मान दे रखा है, सीधा सीधा है ये। इसको सॉल्व कर लोगे, 10 की घात 3 को ऊपर ले जाओ, 1000 आ जाएगा, 1000 4 में बांट लो 250। यहाँ पर भी सीधा सीधा ही है, ये सूत्र पर आधारित है सीधा। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक 12 वोल्ट, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाला विद्युत अधिकतम होने का मान क्या होगा। जो हमें चीजें दे रखी है पहले तो हम बोलेंगे, विद्युत वाहक को दे रखा है 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 0.4 ओम, और धारा का मान पूछा है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर ये वाला सूत्र हमें पता है नहीं, V क्या है, टर्मिनल वोल्टता, E क्या है, विद्युत वाहक बल, ये धारा और ये आंतरिक प्रतिरोध। इस V की जगह अपन IR लिख सकते हैं, बराबर दिया जाएगा ऐसा कैसा। इस वाले पद को इधर ले आओ और I कॉमन ले लो, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R बराबर E, और I का मान निकालेंगे तो इसका भाग लगा दें। ठीक है, तो ये सूत्र आ गया हमारे पास, I बराबर E/R प्लस स्मॉल r। अब ये क्या है, अधिकतम धारा, धारा का मान
तो प्रतिरोध कितना होगा, 0। ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा धारा, मैक्सिमम धारा के लिए जिसके लिए कोई प्रतिरोध नहीं है, तो प्रतिरोध R बराबर कितना जाएगा, 0। तो यहाँ पर R बराबर क्या है, 0। जैसे ही हम इसको R को 0 करेंगे, धारा मैक्सिमम बन जाएगी। तो E बटे R दोनों का मान दे रखा है, तो बाहर निकालना है ऐसे। यहाँ पर बस इतना आप ध्यान रखोगे कि धारा अधिकतम प्राप्त करनी है तो कैपिटल R का मान 0 होगा। ठीक है। एक कुंडली जिसका प्रतिरोध 4.2 ओम है, तो हमें प्रतिरोध दे रखा है, R का मान दे रखा है। पानी में डूबी हुई है, एक कुंडली है जो पानी में डूबी हुई है जिसका प्रतिरोध दे रखा है। यदि इसमें 2 एम्पियर की धारा, मतलब धारा कितनी दे रखी है, 2 एम्पियर, I बराबर 2 एम्पियर 10 मिनट के लिए डिवाइड होती है। समय कितना दे रखा है, T बराबर 10 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलते हैं, 60 से गुना कर दोगे 10 को। देखो यहाँ R बराबर 4.2, I बराबर 2 एम्पियर, T बराबर 10 मिनट, 10 मिनट 600 सेकंड हो गए, 60 से गुना कर दिए। पूछा क्या, कुंडली में कुल कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी, J का मान दे रखा है। सीधा सूत्र है, इसके अपन ने 3 सूत्र पढ़े थे, V और R के रूप में, I और R के रूप में, और V और R के रूप में। I और R, V और R, और I और V। ठीक है, 3 सूत्र हैं। 3 में से हमारे पास में यहाँ पर I और R दे रखा है, तो हम I और R वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो H बराबर I स्क्वायर RT बटे J। कितने कैलोरी, कैलोरी के रूप में पूछा ना, इसलिए हमने यहाँ J का मान लगा दिया। 4.2 का कैलोरी के रूप में ऊष्मा होती है। सीधे मान रख दो सबके, इसका मान रख दिए, ये कट जाएगा। 4.2 ना, R का मान 4.2 बटे भी 4.2 तो कट जाएगा, ये कट गया, सीधा सीधा आएगा। ठीक है। 11 में सीधा सूत्र है, इसी सूत्र में सीधा मान रखना है। कोई वैल्यू नहीं दे रखी, नहीं दे रखी ना, केवल इसमें लंबाई दे रखी है और बेलनाकार की आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दे रखी है। मतलब अंदर से बेलनाकार आकृति, अंदर से खोखली है, भरा हुआ बेलन नहीं है, तो बेलन की केवल मोटाई आएगी। तो आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या दे रखी है। आंतरिक त्रिज्या दे रखी है स्मॉल है, बाहरी त्रिज्या दे रखी है स्मॉल बी। तो यहाँ से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, बाकी किसी को नहीं निकालना, सीधे सीधे मान रख रखे हैं, केवल हमें क्षेत्रफल निकालना है बेलन की आकृति का। ठीक है। तो बेलनाकार नली का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बाहरी पूरे गोले का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले का क्षेत्रफल। ये करते हैं क्योंकि बेलनाकार आकृति का वृत्ताकार भाग जो होता है वो वृत्ताकार भाग होता है, एक साइड होता है, और उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर है। तो बड़े वाले गोले में से छोटे वाले गोले को हटा देंगे तो बीच की मोटाई आ जाएगी कि बेलन कितना मोटा है। यह आ जाएगा पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। सीधा मान पाई कॉमन ले लिया, R बराबर रो एल अपॉन ए, इस ए की जगह ये मान रखते हैं, लिया जाएगा रो एल बटे आर गुना ए बराबर ए की जगह का मान लगा दे तो R का मान आएगा। यहाँ से सीधा R का मान लिया है, यहीं से रख दो रो एल बटे पाई कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा सीधा। सीधे मान रखो यहाँ ए का, ये स्टेप लेने की आवश्यकता है नहीं, सीधा मान रखो। ठीक है। तो ये अगला प्रश्न लास्ट है। एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब। इस प्रश्न को आप ध्यान से करोगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। इससे थोड़ा थोड़ा रिलेटेड आपने 10th में भी पढ़ रखा है, ऐसा ही नहीं कर रहा है।
100 वाट के 4 बल्ब हैं, तो टोटल वाट कितने हो गए? 100, 100, 100 और 100, 4 बल्ब, तो 400 हो गया ना। टोटल वाट कितने हो गए? 400 वाट। ठीक है, पी का मान कितना आ गया? 400, इसके लिए, केवल इसके लिए। और ये कह रहा है 40 वाट के 4 बल्ब, 4 बल्ब तो 100 वाट के हैं, 4 बल्ब 40 वाट के हैं। अब ये कह रहा है कि प्रतिदिन एक दिन में 4 घंटे, कौन से? ये 100 वाले, 100 वाट वाले जो बल्ब है वो तो 4 घंटे जलते हैं, और 40 वाट वाले जो बल्ब है वो 6 घंटे जलते हैं। समझ में आ गया? 2 पंखे 60 वाट के, वो 8 घंटे चलते हैं। देखो 3 चीज़ें दे रखी हैं, 100 वाट का बल्ब 4 घंटे चलता है, 40 वाट का 6 घंटे, और 60 वाट का जो पंखा है वो 8 घंटे चलता है। एक महीने में 30 दिन है, 30 दिन का निकालना है, यूनिट के रूप में निकालना है। सेम फॉर्मूला अपने पढ़ रखा है यूनिट के रूप में, और ये आपको बताया भी होगा। और यूनिट के रूप में जो सूत्र निकलता है ऊर्जा का, वो निकलता है PhD/1000, 1000 ये फॉर्मूला होता है। PhD/1000, P मतलब पावर, शक्ति, H का मतलब घंटा, कितने घंटे, D मतलब दिन, कितने दिन तक, और बटे 1000। तो देखिए पहले वाट का अपन करते हैं। P कितना है? 400, 4 बल्ब है ना, इसलिए 400 आ गए। ठीक है, तो P का मतलब 400, H का मतलब 4 घंटे, कितने? 4 घंटे, और D का मतलब दिन, कितने? 30 दिन। तो 400 गुणा 4 बटे 400 गुणा 4 गुणा 30 बटे 1000, कितना जाएगा? सीधा निकालो आप, इसमें तो अलग अलग करके दे रखा है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा PH D बटे 1000। PhD एक डिग्री होती है, ठीक है ना। तो PhD के वाले फॉर्मूले से आपको याद रह जाएगा। यहाँ से आप P का मान कितना लोगे? P का मान कितना लोगे? 400, ठीक है। और H का मान कितना लोगे? 4। D मतलब दिन कितने लोगे? 30 बटे 1000। ये जो आंसर आएगा इसका मतलब आएगा किलोवाट घंटा, क्योंकि 1 मिनट जो होता है वो किलोवाट घंटा के बराबर होता है, और यूनिट ही आएगा ये। इसका आप चाहे 48 यूनिट बोल दो, चाहे किलोवाट घंटा बोल दो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 400 गुणा 4 गुणा 30 बटे 1000, तो ये कितना आएगा? 48 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप दूसरा करोगे, इसके लिए दूसरे बल्ब के लिए 40 गुणा 6 गुणा 30 बटे 1000 कर दोगे ना। और पंखे के लिए क्या करोगे? 60 गुणा 8 गुणा 30 बटे 1000। तो 3 बार W1 W2 W3, फिर तीनों को जोड़ दो तो कुल निकल जाएगा। देखो 40 गुणा 4 गुणा 30 बटे 1000। 40 वाट के 4 बल्ब 30 दिन में खर्च की गई ऊर्जा W2 हो, तो 40 गुणा 4 गुणा 30 बटे 1000, 6 आएगा। हाँ ठीक है। 40 गुणा 4, 40 गुणा 4 क्योंकि 4 बल्ब हैं, कितने घंटे चल रहे हैं? 6 घंटे चल रहे हैं।
तो 40 गुना 4, 40 वाट के 4 बल्ब हैं। कितने घंटे चल रहे हैं? 6 घंटे चल रहे हैं। तो ये तो P हो गया, ये H हो गया और ये D हो गया बटे 1000। तो यह गया 28.8 किलोवाट घंटा। इसी प्रकार तीसरा, 2 पंखे हैं 60-60 वाट के, तो 120 तो ये हो गया, ये तो P हो गया। घंटे कितने हो गए? 8 और दिन कितने हो गए? 30 बटे 1000। इनकी संख्या से भी गुणा करना है। 60 गुना 2 भी आएगा क्योंकि 2 पंखे हैं। 40 गुना 4 भी आएगा क्योंकि 4 बल्ब हैं। आ गया समझ में? तो W1 निकाल लिया, W2 निकाल लिया, W3 निकाल लिया। फुल करने के लिए तीनों को जोड़ दो। ये पहला जो 100 वाट का था, ये दूसरा जो 40 वाट का था, ये तीसरा जो 60 वाट के पंखा था। तीनों को जोड़ते हैं, टोटल कितना है? 105.6 किलोवाट घंटा या यूनिट। मैंने कहा ना यूनिट लिखो चाहे किलोवाट घंटा लिखो। अब लास्ट में उसने क्या दिया न्यूमेरिकल में? प्रति यूनिट 5 रुपए का खर्चा है, मतलब 1 यूनिट का 5 रुपया लगता है। तो हमने कितने यूनिट निकाले? 105.6 यूनिट निकाले। इसका कितना रुपया होगा? तो वो सीधा 105.6 को हमने गुणा किससे कर दिया? 5 से कर दिया, तो आ जाएगा 528 रुपये। ठीक है, बिजली के बिल में भी यूनिट के रूप में खर्चा आता है, तो यूनिट दर दी भी रहती है कि 1 यूनिट का इतना रुपया है। और अपने घर में कितने यूनिट का खर्चा होगा? अपना जो मीटर है बिजली वाला वो कितने यूनिट खर्च बता रहा है कि कितने यूनिट हमने खर्च कर दिए, उसको उस रुपये से गुणा कर दो, बिजली का बिल उतना ही आएगा। ठीक है, कितने बल्ब, अलग अलग बल्ब जल रहे हैं, कितने कितने घंटे तक जल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, फ्रिज मान लो कितना वोल्टेज ले रहा है, तो ये सबको ऐड करके टोटल यूनिट उसकी आ जाती है। बात समझ में आ गई सबके? तो ये आपके न्यूमेरिकल जो हैं वो 12 न्यूमेरिकल हैं, 12 न्यूमेरिकल हो चुके हैं। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और इस चैप्टर को आप बड़े ध्यान से ही पूरा दोबारा करोगे, रिवीजन करोगे पूरे लेसन का एक बार दोबारा। और बार बार आप वीडियो नहीं देख सकते, इसलिए मैंने कहा था आपको कि आप रफ नोटबुक में या आपके पास फेयर नोटबुक भी होगी तो आप उसमें, क्योंकि अधिकांश बच्चों ने फेयर नोटबुक ले ली थी, काम आपका शुरू हो चुका था। ठीक है ना, तो आप उस नोटबुक में काम करोगे और उसको डेली जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि मोबाइल हमेशा आपके पास हो ऐसा अनिवार्य नहीं है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप नोटबुक में वो वर्क करते रहें, वो करनी जरूरी है। नोट्स भी मैं भेज रहा हूँ, तो ये रिविज़न आप करते रहना। कुछ बच्चे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, आज मैंने कॉल भी किया था कई बच्चों को, तो यूट्यूब पर आप देखते हैं तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगती। हमारे पास जो सूचना मिलती है उसमें आप एब्सेंट हो, ठीक है ना, आपकी प्रेजेंट नहीं लगती, इसलिए आप प्रेजेंट होने अनिवार्य हैं। बार बार रेगुलर आप एब्सेंट रहोगे तो बार बार आपके घर कॉल जाएगा। तो इसके लिए अगर आप YouTube पर देखते भी हैं तब भी आप स्कूल लोग पर जो आप देखते हैं वीडियो, जहाँ पर भी आप वीडियो देख रहे हैं सभी सब्जेक्ट के, उन पर आप क्लिक करोगे एक बार और वीडियो शुरू करोगे देखना, चाहे आप एक बार ही देखो उसको, जिससे आपकी अटेंडेंस हो जाए। ठीक है ना, और मेरी तो आपको यही राय है कि आपको स्कूल लोग वाले पे ही पूरा वीडियो देखना चाहिए। यूट्यूब पे देखना सही नहीं है आपके लिए, इसलिए वहाँ पे क्या है कि और भी जब आप एक वीडियो देखोगे तो उसकी जगह आपको 10 वीडियो और मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के मिलेंगे जो पढ़ाई से रिलेटेड हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। दूसरे वीडियो भी आपको मिल जाते हैं, उसमें दूसरी प्रकार के वीडियो मिल जाते हैं। ठीक है ना, जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका ध्यान डाइवर्ट होता है, आप उन वीडियो को देखने में लग जाते हो, टाइम कब निकल जाता है पता नहीं लगता। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप स्कूल लोग पे ही आप वीडियो देखें। यहाँ पे केवल आपको लेक्चर वाला ही वीडियो दिखेगा, बाकी और दूसरा कोई वीडियो नहीं दिखेगा।
यूट्यूब पे बहुत तरह की वीडियो अपलोड किए हुए रहते हैं, और जब सामने कोई वीडियो आ जाता है तो उस पर फिर वो आपके मन पर इतना कंट्रोल नहीं है कि आप उसको देखे बिना रह जाओ। तो इसलिए जहाँ तक पॉसिबल है आपको स्कूल लोग वाले पे ही देखना है, जहाँ पर केवल आपको लेक्चर जो है पढ़ाई से रिलेटेड जो वीडियो वही मिलेंगे। यूट्यूब पे और अदर वीडियो भी मिलते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होते, जो आपके लिए सही नहीं है, आपको नहीं देखने चाहिए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए आप यूट्यूब नहीं देखोगे, जहाँ तक पॉसिबल हो आपको यही देखना है, स्कूल लोग वाले वीडियो को ही देखना है। मान लो किसी वजह से किसी दिन मान लो आपके नेट आपके पास नहीं है, कम नेट है, आप डायरेक्ट यूट्यूब से लेना चाहते हैं वीडियो, वो बात अलग है। लेकिन डेली आप अगर उससे देखते हैं तो ये सही नहीं है, ठीक है ना। और 9 बजे स्टार्ट हो जाता है सुबह वीडियो, तो 9 बजे से आप 1 बजे तक आराम से आप 4 या 5 जितने भी आपकी क्लासेस लग रही हैं उन सभी की वीडियो आप कितनी देर में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे जैसे वीडियो चलता है वैसे वैसे आप अपनी कॉपी पे लिखते जाएं। उसके बाद आप शाम को जब भी बैठें पढ़ने के लिए, दोपहर में जब भी बैठें पढ़ने के लिए, तो नोटबुक लेकर आप बैठ सकते हैं। तो ये आपको स्कूल लोग वाले वीडियो पे क्लिक करना ज़रूरी है। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं यूट्यूब के चक्कर में कि बच्चे यूट्यूब से देखना शुरू कर रहे हैं, तो ये गलत है। ये किसी वजह से किसी कारण से कभी अगर आप ऐसा करते भी हैं तब आपको इस पे क्लिक करना ही पड़ेगा। आप अटेंडेंस तो डालो इसके ऊपर अपने कि आप प्रेजेंट हो गए, आपने वीडियो देख लिया, ऐसा हमें भी तो लगना चाहिए, चाहे आप एक बार ही देखें, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखें कि आपको स्कूल लोग पे ही देखना है और उस पर क्लिक जरूर करना है जिससे आपके अटेंडेंस उस पर लग जाए। बात समझ आ रही सबके। तो यहाँ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसका आप रिविजन करोगे पूरा ढंग से। अगला जो चैप्टर है वो छठा चैप्टर है, वो मैं थोड़ा सा आपको शुरू कर देती हूँ। स्टार्टिंग अपन कर लेते हैं, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। तो चैप्टर का जो नाम है वो है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ ये शब्द बार बार आया, पीछे भी अपन ने परिपथ बहुत पढ़े हैं, ठीक है ना। विद्युत परिपथ किसे कहेंगे, क्या है विद्युत परिपथ? तो विद्युत परिपथ कोई भी संयोजन, जैसे ओम का नियम अपन ने पढ़ा है, जिसमें एमीटर लगा रखा है, हमने बैटरी लगा रखी है, कुंजी लगा रखी है, धारा नियंत्रक लगा रखा है, वोल्टमीटर लगा रखा है, सेल लगा रखा है, प्रतिरोधता लगा रखा है। तो ये सबको हमने जोड़कर और एक सर्किट बना दिया, एक परिपथ बना दिया। तो ये क्या कहलाएगा? विद्युत परिपथ कहलाता है। अगर इन सभी को हम सही तरह से संयोजित कर दें और कुंजी लगाने पर वो वर्क कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? विद्युत परिपथ कहलाता है। अब विद्युत परिपथ भी 2 प्रकार के हुए, एक तो सक्रिय और एक अक्रिय। सक्रिय अक्रिय नाम से आपको पता लग रहा है। सक्रिय का मतलब जो क्रियाशील है, जो कार्य कर रहा है। अक्रिय मतलब जो कार्य नहीं कर रहा, जो क्रियाशील नहीं है। और क्रिया करवाता कौन है? किसी भी आवेश को परिपथ में प्रवाहित कौन करवाता है? वो काम करती है बैटरी। जो सेल परिपथ में लगा होता है वो आवेश को ऊर्जा देती है और वही ऊर्जा आवेश लेकर परिपथ में परिक्रमण करता है, परिपथ में घूमता है। तो जिस परिपथ में विद्युत स्रोत लगा है, विद्युत स्रोत का मतलब कोई भी बैटरी है, सेल है, कुछ भी उसमें लगा हुआ है, तो वो तो क्या कहलाएगा? सक्रिय। जिसमें बैटरी नहीं लगी हुई, विद्युत स्रोत का संयोजन अगर नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? अक्रिय विद्युत परिपथ, ठीक है। तो ये विद्युत परिपथ जिसमें वह व्यवस्था अथवा संयोजन जिसमें चालक तार, प्रतिरोध,
विद्युत स्रोत, कुंजी, एमीटर, वोल्टमीटर आदि संयोजित होते हैं, विद्युत परिपथ कहलाता है। सक्रिय वह परिपथ जिसमें विद्युत स्रोत का संयोजन होता है, सक्रिय विद्युत परिपथ कहलाता है। अक्रिय वह विद्युत परिपथ जिसमें विद्युत स्रोत का संयोजन नहीं होता है, अक्रिय परिपथ कहलाता है। ठीक है, तो मैंने जो आपको बात बताई वो आप ध्यान में रखें। अब मैं देखती हूँ कि जो 20 तारीख वाले जो वीडियो हैं वो कितने बच्चों ने देखे और कितने की प्रेजेंट लगती मैं अभी चेक करूँगी। आप लोग देखें या नहीं देखें, और आपको देखने चाहिए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, और आपको इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।